नमस्कार। आज मैं आप सबके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है ममता, अस्तित्व एक माँ का। इस कहानी के सभी पात्र एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका वास्तविक घटनाओं से कोई संबंध नहीं है। ममता शब्द सुनते ही मन में अलग अलग भाव उत्पन्न हो जाते हैं। ममता मतलब ममत्व का भाव, जैसे माँ एक बच्चे को प्यार करती है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की की जिसका नाम है ममता। जैसा नाम वैसे ही गुण, सीधी सादी, भोली भाली, हमेशा बड़ों का सम्मान करने वाली और छोटों को प्यार करने वाली। इस समय उसकी उम्र 18-19 वर्ष की है। घर में उसके माता पिता और उसका एक बड़ा भाई है जो उम्र में उससे 5 साल बड़ा है। उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई है और भाई नौकरी भी करने लगा है। अतः उसके माता पिता उसकी शादी कर देना चाहते हैं। हालांकि वे लोग मध्यम वर्गीय परिवार के ही हैं, लेकिन उनके बेटे रोहित के ख्वाब बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और वह उन्हें पूरा करने की कोशिश में भी लगा रहता है। माता पिता उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं और उन्हें एक रिश्ता पता चलता है। लड़की का नाम है रिया। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। पढ़ाई लिखाई उसकी भी पूरी हो गई है। रोहित को रिया पसंद आ जाती है और रिया को रोहित। मुहूर्त देखकर कुंडली मिलान करके उनकी शादी कर दी जाती है। शादी होकर रिया रोहित के घर आ जाती है। शादी के बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। छोटी छोटी नोक झोंक थोड़े दिन में ही बड़ी बड़ी लड़ाई का रूप ले लेती है। क्योंकि रिया अपने घर में अकेली थी तो उसने कभी कोई काम नहीं किया था, इसलिए यहाँ पर एडजस्ट करने में उसे प्रॉब्लम होती थी। इन सब में ममता पिस रही थी क्योंकि उसके माता पिता की उम्र हो चली थी, लेकिन उनसे ज़्यादा काम होता नहीं था। इस कारण सारा काम, सारी जिम्मेदारी ममता पर ही आ गई थी। एक दिन रिया ने ममता से कहा कि उसे चाय पीने का मन कर रहा है तो वह उसके लिए चाय बना दे। ममता, ठीक है भाभी, इतना कहकर वह रसोई घर में चाय बनाने चली जाती है। उधर रिया के पास उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो कहती हैं कि वह जल्दी से तैयार होकर उनसे मिलने घर पर आ जाए क्योंकि उसकी बुआ आई है और वह उसे उसी पिंक साड़ी में पहनकर आने के लिए कहती है जो उसकी बुआ ने उसे दी थी। रिया तैयार होने लगती है। उधर ममता चाय बनाकर उसके लिए लेकर आती है। इस समय ऐसा संयोग होता है कि ममता चाय लेकर आती है और उधर रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है। इस कारण चाय रिया की साड़ी पर गिर जाती है। रिया बहुत गुस्सा हो जाती है और गुस्से में उसका हाथ ममता पर उठ जाता है। ममता के हाथ से चाय का गप गिर जाता है। रिया, यू इडियट, दिखाई नहीं देता है तुमको? मेरी इतनी महंगी साड़ी तुमने खराब कर दी। ममता सिसकियाँ लेते हुए, भाभी, आपने ही तो चाय बनाने के लिए कहा था। रिया, चाय बनाने के लिए कहा था, मेरे ऊपर गिराने के लिए नहीं। गेट आउट। इतना कहकर रिया अंदर जाकर अपनी साड़ी बदलती है और अपनी माँ के घर चली जाती है। उधर ममता अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। उसकी माँ यह सब देख लेती है, लेकिन वह मजबूर है, कुछ कह नहीं सकती। वह बहुत परेशान होती है और अपने पति से कहती है कि अब हमें ममता की शादी करके उसे इस घर से विदा कर देना चाहिए। ममता के पिता, हाँ, तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ वह सिर्फ नौकरानी बनकर रह गई है। दूसरे दिन से ही वे लोग उसके लिए लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं। एक लड़का उनको समझ में आता है तो वे लोग पंडित से कुंडली मिलवाते हैं। कुंडली मिलाने पर पता चलता है कि लड़की मंगली है। उसके माता पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। पंडित जी उन्हें सलाह देते हैं कि यदि आपकी लड़की मंगली है तो आपको उसके लिए लड़का भी मंगली ही ढूंढना पड़ेगा और एक पूजा करानी पड़ेगी। इन सब बातों में 6-7 महीने बीत जाते हैं। घर में फिर वही, कभी कभी छोटी छोटी तो कभी कभी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ। इन सब के बीच में उसके माता पिता उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ लेते हैं जो उसी की तरह मंगली है। सारे गुणों का मिलान करके और पंडित द्वारा बताई गई पूजा पाठ के बाद ममता की शादी विपिन से हो जाती है। ममता शादी होकर अपने घर आ जाती है। उसके घर में उसके सास ससुर और उसकी एक ननंद है जो शादी लायक है। शुरू शुरू में ममता से सभी लोग बहुत अच्छे से बोलते हैं। वह सुबह से शाम तक घर के काम में जुटी रहती और सबका ख्याल रखती। लेकिन यह सब ज़्यादा दिन नहीं चला। कभी उसकी सास तो कभी ननंद उसके कामों में कमी निकालने लगती। सास ममता से, यह क्या है, इसको चाय कहते हैं, तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती, यही सीख कर आई हो अपने मायके से। उसकी ननंद भी अपनी माँ के साथ मिलकर उसे ताने मारती। धीरे धीरे उसकी सास ने उसके पति को भी भड़काना शुरू कर दिया। कभी कभी उन दोनों के बीच में भी नोक झोंक होने लगी।
लेकिन एक बार विपिन की छुट्टी थी, तब उसने गौर किया कि सिर्फ ममता अकेले ही दिन भर घर का सारा काम करती और उसके बाद भी उसकी माँ और बहन उसके किसी काम में कोई हाथ न बटाती और कोई ना कोई नुक्स निकाला करती। उसी रात विपिन ने ममता से कहा, ममता आओ यहाँ बैठो, मुझे माफ़ कर दो। ममता, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपने क्या किया? मैं भी कभी कभी घर वालों की बातों में आकर तुमसे लड़ बैठा हूँ, इसलिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। विपिन ममता का हाथ अपने हाथ में लेकर, नहीं, माफ़ी तो मुझे मांगनी ही चाहिए। जो मैंने कभी तुम्हारी अच्छाई नहीं देखी। आज जब मुझे घर में दिन भर रहने का मौका मिला, तब मैंने देखा कि तुम दिन भर अकेले घर का काम करती रहती हो और तब भी कोई तुमसे खुश नहीं रहता। लेकिन अब मैं जान गया हूँ कि तुम कितनी अच्छी हो। इतना कहकर वह ममता को गले लगा लेता है। दूसरे दिन से वह अपनी बहन की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगता है और जल्दी ही उसे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिल जाता है। वह कुंडली मिलवाकर सही मुहूर्त में अपनी बहन की शादी करा देता है। अब उसे लगता है कि सब ठीक है, लेकिन उसकी शादी को 2 साल होने को आए हैं और घर में किलकारियाँ सुनने को नहीं मिली। इस बात पर भी उसकी सास ताने मारने लगी। ममता और विपिन ने सोचा कि एक बार डॉक्टर को दिखाते हैं तो पता चलेगा कि क्या बात है। वे दोनों डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो पता चलता है कि ममता कभी माँ नहीं बन सकती। ममता यह सुनकर परेशान हो जाती है और रोने लगती है। वह सोचती है कि ईश्वर ने सारे दुख मेरे हिस्से में ही लिखे हैं। पहले अपने घर में भाभी को मैं अच्छी नहीं लगी, उसके बाद शादी में कितने जतन करने पड़े क्योंकि वह मंगली निकली। मंगली होने के कारण मंगली लड़के से ही शादी करने के बाद जब वह ससुराल आई तो ससुराल वाले उससे खुश नहीं। पति ने थोड़ा सा प्यार और विश्वास किया, तब नियति ने यह भी तय कर दिया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। हे ईश्वर, ये सब मेरे साथ ही क्यों क्यों? उसके माता पिता ने उसका नाम ममता रखा था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में वह किसी पर अपनी ममता भी नहीं लुटा पाएगी। ममता अपने पति से, अब क्या होगा? माँ जी को पता चलेगा तो वह आपकी दूसरी शादी करने के लिए कहेंगी। विपिन, दूसरी शादी? पागल हो क्या तुम? आज के शिक्षित समाज में भी तुम ऐसा सोच सकती हो। ममता, मैं नहीं, मैं माँ जी के बारे में सोच रही हूँ। उन्हें तो अपने घर में किलकारियाँ सुननी है और मैं तो रोने लगती है। विपिन ममता को चुप कराता है। वह सोचता है और कहता है कि हम और दूसरे डॉक्टर्स को दिखाते हैं, हो सकता है कि दूसरा डॉक्टर हमें कोई सलाह दे दे। ममता, तसल्ली देने के लिए बहाना अच्छा है, लेकिन किस्मत में जो लिखा होगा होगा तो वही। विपिन, अच्छा, अभी घर चलते हैं और अभी इस बारे में घर पर किसी को नहीं बताएंगे। ममता को अपने घर की याद आती है। वह अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है। शादी के बाद उसे इतना मौका भी नहीं मिला कि वह अपने माता पिता के पास 2-4 दिन रह सके और ऊपर से वहाँ पर उसकी भाभी भी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपने पति से कहती है कि वह उसके माता पिता से ही उसे मिलवा लाए। ममता पहली बार उससे यह कहती है तो वह मना नहीं कर पाता है और उसे उसके माता पिता से मिलवाने के लिए ले जाता है। वहाँ पहुँचकर ममता अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। माँ उसे चुप कराती है और पूछती है कि क्या हुआ है, सब ठीक है। ममता अपनी माँ से बताती है कि माँ, पता नहीं ऐसा कौन सा मुझसे कोई बुरा कार्य हुआ है जिस कारण हर बार ईश्वर मेरी परीक्षा लेता है। पहले भाभी, उसके बाद मेरी शादी में परेशानी और अब माँ। अब क्या? ममता रोते रोते, अब मैं माँ भी नहीं बन सकती। माँ, ये क्या कह रही है तू? ममता, हाँ माँ, यही सच है। माँ ईश्वर से, हे ईश्वर, मेरी बेटी से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है जिसकी उसे सज़ा मिल रही है? माँ, मुझे डर लग रहा है कहीं मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी ना करा दे। माँ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। विपिन खुद भी समझदार है, वह भी जानते होंगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बातों बातों में ममता को पता चलता है कि उसके भाई और भाभी घर छोड़कर जा चुके हैं और उसके माता पिता अब अकेले ही रहते हैं। उधर विपिन अपने ससुर से सारी बात बताता है। वह ध्यान से उसकी बात सुनते हैं और फिर कहते हैं कि अब तुमने क्या सोचा है? विपिन, वैसे तो मैं खुद आप बड़ों से राय लेना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा है कि 1-2 डॉक्टर्स को और दिखा दें और अगर तब भी कुछ रिस्पॉन्स ना मिला तो फिर एक बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। ससुर, लेकिन क्या आपके माता पिता मान जाएंगे? विपिन, मैं उनसे बात करूँगा, उनको मनाने की कोशिश करूँगा। ममता की माँ उसको बचपन की घटना बताती है कि एक बार उनके मोहल्ले में ही 2 गाय बछड़ों को जन्म देती है और उनमें से एक गाय बछड़े को जन्म देते ही मर जाती है और
जब बछड़े रोने लगते हैं तो वह एक ही गाय दोनों बच्चों को दूध पिलाती है और अपना फर्ज, कर्तव्य और प्यार अदा करती है। उसी प्रकार अगर तुम्हें बच्चे की आवश्यकता है तो किसी न किसी बच्चे को भी माँ की आवश्यकता जरूर होगी। ममता अपनी माँ की बात समझ जाती है और वह कहती है कि वह इस बारे में विपिन से बात करेगी। उसके बाद विपिन और ममता अपने घर वापस आ जाते हैं। घर पर ममता विपिन को सारी बात बताती है तो विपिन भी कहता है कि वह भी इसी बारे में परिवार वालों से बात करने वाला था। विपिन ममता को लेकर अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप लोग शांति से हमारी बात सुनिएगा और फिर बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद विपिन अपने माता पिता को बताता है कि वह दोनों कभी माता पिता नहीं बन सकते, इसलिए एक दो डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो फिर हम दोनों एक बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। माँ तो वह नहीं बन सकती, तुझमें तो कोई कमी नहीं है, तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करा दें। यह सुनकर ममता रो कर वहाँ से उठकर जाने लगती है तो विपिन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। वह अपनी माँ से कहता है, माँ आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती है, अगर मुझ में कोई कमी होती तो। उसकी माँ यह सुनकर चुप हो जाती है। उसके पिता कहते हैं, ठीक है, तुम डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही कोई फैसला करना। एक दो दिन बाद वह दोनों 2-3 डॉक्टर्स से सलाह लेते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद वे दोनों अपने माता पिता को बताकर सारी फॉर्मेलिटी करने के बाद अनाथ आश्रम से एक बच्चा लड़का गोद ले लेते हैं। लड़का इसलिए क्योंकि विपिन के माता पिता ने इसी शर्त पर बच्चा गोद लेने की मंजूरी दी थी। ममता उस बच्चे को पाकर बहुत खुश है, वह उसे बहुत प्यार करती है। ममता और विपिन उसका नाम दीपक रखते हैं। विपिन भी ममता को देखकर बहुत खुश होता है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन किस्मत को यह भी मंजूर नहीं था। एक बार दीपक बहुत बीमार पड़ा, बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वह उसको नहीं बचा पाए। ममता फिर टूट गई। शायद उसकी किस्मत उसको खुश देखना नहीं चाहती थी। ममता बीमार और गुमसुम सी रहने लगी। उसका किसी काम में भी मन नहीं लगता, ना वह किसी से बात करती। विपिन से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने ममता से कहा कि हम एक और बच्चा गोद ले लेते हैं, लेकिन ममता डरते हुए मना कर देती है कि नहीं नहीं, अब हम कोई बच्चा गोद नहीं लेंगे, मेरे पास कोई बच्चा नहीं टिक पाएगा, मेरी किस्मत ही खराब। इतना कहकर वो रोने लगती है। विपिन को चिंता होने लगती है कि कहीं ममता को कुछ हो न जाए। वह बहुत सोचता है और एक हल निकालता है कि एक बच्चे को गोद लेने की बजाय एक ऐसा घर या आश्रम खोल लें जिसमें बहुत सारे बच्चे हों जिनका दुनिया में कोई ना हो। उन सबका सहारा हम, ममता और मैं बन जाएं और वे सब हम दोनों का सहारा बन जाएं। इस बारे में ममता को मैं अभी कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद वो जुट जाता है इस तैयारी में कि कैसे एक ऐसा घर बनाया जाए जिसमें ज़रूरतमंद सारे बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे रह सकें और यहीं उनकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। इस कोशिश में वह कामयाब हो जाता है और एक ऐसा घर या आश्रम खोल लेता है जिसका नाम रखने से पहले वह ममता के पास जाता है और उसे कहता है कि विपिन, ममता ममता कहाँ हो तुम, जल्दी आओ। ममता थकी हुई सी, आई अभी आती हूँ। ममता विपिन के पास आती है। विपिन, कहाँ थी तुम? मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, इनफैक्ट मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। विपिन, रहने दो, मुझे कहीं नहीं जाना है। नहीं नहीं, आज मैं तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगा, तुम्हें चलना ही पड़ेगा। विपिन के द्वारा ज़बरदस्ती करने पर ममता तैयार हो जाती है। विपिन ममता को लेकर वहाँ जाता है जहाँ उसने आश्रम खोला है, जिसका नाम वह ममता से डिस्कस करके रखना चाहता है। ममता जैसे ही वहाँ पहुँचती है वैसे ही हैरान होती है। विपिन से पूछती है, ये क्या है, किसका है? यह घर है और यह तुम्हारा है। ममता, क्या मेरा घर? इतना बड़ा घर मैं क्या करूँगी? विपिन अब ममता को खुलकर सारी बात समझाता है। ममता सुनो, मैं बहुत दिनों से इसी कोशिश में था कि परमिशन लेकर एक ऐसा घर या आश्रम खोल सकूं जिसमें हम एक नहीं अनेक बच्चों को एक साथ नया जीवन दे सकें। हम किसी एक बच्चे के माता पिता ना बनकर अनेक बच्चों के माता पिता कहलाएं। और ये जो तुम बोर्ड देख रही हो, इस पर जो नाम लिखा जाएगा वह तुम डिसाइड करोगी। देखो, कृष्ण भगवान कितने नसीबों वाले थे कि उनके पास 2-2 माताएं थी। उसी प्रकार ईश्वर की कृपा से हमारे पास एक नहीं अनेक बच्चे होंगे और तुम जी भर कर उन पर अपनी ममता लुटाना। लेकिन अभी तुम अपने इस घर का एक अच्छा सा नाम सोचो। ममता, विपिन, तुमने मुझे बिना बताए बिना मेरी तकलीफ़ को समझकर ममता, विपिन, तुमने मुझे बताए बिना मेरी तकलीफ़ को समझकर उसे इस तरह से हल किया, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। इसको नाम देने का हक भी तुम्हारा ही है। अब तुम ही हमारे इस घर का नाम रखो। विपिन, ममता, मैंने एक नाम सोच रखा है, माँ की छाया। पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा या नहीं। ममता, यह तो बहुत ही अच्छा नाम है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
विपिन पेंटर को बोर्ड पर यह नाम अंकित करने का ऑर्डर दे देता है और उसके बाद वे दोनों घर आ जाते हैं। घर पर अपने माता पिता को विपिन सारी बात बताता है। माता पिता ममता की तरफ देखते हुए, ठीक ही किया बेटा तूने, कम से कम इसका दुख तो कम हो जाएगा और एक तरह से ज़रूरतमंद बच्चों को उचित देखभाल और अच्छी शिक्षा दीक्षा भी मिल जाएगी। पर तूने यह सब कब किया, हमें तो पता भी नहीं चला। विपिन, दीपक के जाने के बाद से मुझे ममता की यह हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैंने बहुत पता लगाया और जब सारी जानकारी हासिल कर ली तब सरकार से परमिशन लेकर मैंने एक आश्रम की नींव रखी जिसमें सरकार भी हमारी भरपूर मदद करेगी, और एक ऐसे घर का निर्माण करवाया जिसमें हम उन बच्चों को रख सके जिनको माता पिता की आवश्यकता है। और मैंने उस घर का नाम सोचा है माँ की छाया। ममता के प्यार की छाया उन बच्चों को मिलेगी और उन बच्चों का प्यार ममता को। दूसरे दिन बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है। विपिन के माता पिता, ममता के माता पिता और वे दोनों शुभ मुहूर्त में पूजा करके उस आश्रम का शुभारंभ करते हैं। देखते ही देखते आश्रम में पैदा हुए बच्चे से लेकर 5-6 वर्ष तक के कम से कम 10-12 बच्चे हो जाते हैं। ममता सबको बहुत प्यार करती है। उनकी ज़रूरत का सारा सामान, आया, नर्स, खाना बनाने वाली और जिसकी भी ज़रूरत उस आश्रम में थी वह सब धीरे धीरे करके पूरी होती गई। उनकी मेहनत, लगन, थोड़ा सा पैसा, सरकार की मदद और सबसे बड़ी बात उनके प्यार से उस आश्रम में रहने वाला प्रत्येक बच्चा अच्छी परवरिश पाने लगा। ममता प्रत्येक बच्चे को अपना बच्चा समझती और सबको बहुत प्यार करती। आज ईश्वर ने उसकी सूनी गोद को इन सारे बच्चों के प्यार, हंसी और किलकारियों से भर दिया था। ममता बहुत खुश थी और इसके लिए वह विपिन को बार बार धन्यवाद कहती थी। विपिन ने उसके सूने पड़े हुए संसार में जान भर दी थी। ममता सारे बच्चों को प्यार करती हुई उनकी बहुत अच्छे से एक माँ की तरह परवरिश करते हुए उनको बड़ा करने लगी। उसने अपनी सारी ममता इन बच्चों पर लुटा दी। सही मायनों में आज उसका नाम सार्थक हो गया था। ममता, एक माँ की ममता। आज ममता को अपना अस्तित्व मिल गया था। अस्तित्व मिल गया है जिंदगी में अब, अस्तित्व मिल गया है जिंदगी में अब, जीवन को नया मकाम मिल गया, जीवन को नया मकाम मिल गया। कुछ नहीं थी जो आज तक, कुछ नहीं थी जो आज तक, आज उसको नया नाम मिल गया, आज उसको नया नाम मिल गया। माँ, इससे बढ़कर कोई नहीं, माँ, इससे बढ़कर कोई नहीं, जिसके कदमों में है जन्नत यहीं, जिसके कदमों में है जन्नत यहीं। धन्यवाद।